अब बच्चों कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बेटा क्लास 12th में जो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम चैप्टर कर रहे थे, जो चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजिंग। और उस चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसका फीचर्स, उसके प्रोसेस, उसके इम्पोर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, है ना। उन सबको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये टॉपिक है क्या, समझो इसको ज़रा ध्यान से। तो पहले तो देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, हाँ जी। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा, है ना। जब भी हम किसी घर में एंटर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उस घर का एक स्ट्रक्चर होता है ना। जब एक घर में गए तो हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब है। हम दूसरे घर में गए, हमने देखा इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। एक घर में गए, हमने बोला इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही प्यारा लगा। तो वो हमें पता क्या चला उसका? हमने देखा उसका, उसकी जो व्यवस्था थी, उसका जो सीक्वेंसिंग थी उस घर की, उसका बनाने का तरीका जो था वो क्या था। तो बेटा वही तो उसका स्ट्रक्चर था ना। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वर्ड, वो किसके लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है organizational structure is a framework defining various posts created within the organization and defining interrelationship among people, work and resources। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है। क्या है बेटा? एक फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है मैनी काइंड ऑफ पोस्ट, ठीक है। वो पोस्ट जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट की जाती हैं, और उसमें वो क्या करता है? उनका रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करता है। और रिलेशनशिप किस किस के बीच हो सकता है? पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में, कि हमने किस तरीके से किस काम को किस रिसोर्स के साथ किस पर्टिकुलर पर्सन को डिवाइड किया हुआ है और किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बेटा जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया था पिछली वीडियो में, ये उसी का ही आउटकम है। एंड इट इज शोन बाय ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ये किसके थ्रू शो किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू। यस, हाँ जी। तो बोल रहा है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोल रहा है इट सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक रिलेशंस क्रिएट करता है, रिलेशन शो करता है किसके बीच में? अमंग ऑल द पर्सन हु आर वर्किंग इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। बोल रहा है अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनको हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। हाँ जी। बोल रहे हैं रिलेशंस अमंग पर्सन्स वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड। यहाँ पर रिलेशंस जो हैं डिफरेंट पर्सन्स के, कि वो डिफरेंट पर्टिकुलर किस पोस्ट पर वर्क करेंगे वो डिटरमाइंड होगा इसके अंदर, ठीक है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयर्स फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। तो ये मैनेजर्स और जो बाकी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए एक क्या प्रोवाइड करता है? एक बेसिस प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन को और क्या बनाते हैं? फिजिबल बनाते हैं बेटा। यस, बोल रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। तो हम पहले देख चुके हैं बेटा कि वो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक वो स्ट्रक्चर है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक मैनेजरियल और ऑपरेशनल वर्क को परफॉर्म किया जाता है। हाँ जी। अब इसके अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बेटा आपको दिख ही रहा पिक्चर के अंदर। तो ये है कि एक्चुअली बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ जॉब पोस्टिंग एंड देयर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है? ये प्रेजेंट करता है कि जॉब पोजीशंस क्या है डिफरेंट पर्सनल्स की, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या जॉब पोजीशंस हैं, और उनकी क्या क्या अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। ये उस चीज़ को शो करता है। देखो बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। उसके साथ में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, नीचे उसका सीईओ आ गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ गया बेटा, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज, उसके नीचे सर्विस टीम आ गई पर्टिकुलर, ठीक है। फिर ऑपरेशन मैनेजर है, फिर आईटी या वेब डिज़ाइनर हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग के नीचे रिसर्च असिस्टेंट आ गया, फिर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर आ गया बेटा। तो ये सारा एक चार्ट पर्टिकुलर प्रिपेयर किया गया है पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये यही जो चार्ट है बेटा, ये क्या शो कर रहा है
ये रिलेशनशिप से शो कर रहा है बिटवीन डिफरेंट पर्सनल्स, ठीक है, कि इसका आपस में रिलेशन क्या है, ये सबसे टॉप पर है, इसके नीचे कौन पर्सन काम करेगा, इसके नीचे कितने पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, यहाँ पर सबकी जो पोस्ट्स हैं उनको क्या किया गया, शो किया गया है, और इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है इन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको शो किया गया बेटा। यस, हाँ जी। अगला पॉइंट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है बेटा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है इसमें, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर। एक सुपीरियर है तो टोटल कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है, बोल रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, जो लार्ज शेप ले लेता है तो वही क्या करता है, वही तो शो करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना बेटा। पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि जो एक ये सुपीरियर है, इसके अंदर 2 सबऑर्डिनेट्स थे, कि ये सुपीरियर है, इसके अंदर फर्दर 2 सबऑर्डिनेट्स आ गए, फिर इस सब सुपीरियर के अंदर फर्दर 2 सबऑर्डिनेट्स आ गए। तो जब इस तरीके से ये लार्ज लेवल पे जब चीज़ें बन जाएंगी तो ये ही अपने आप में क्या लेगा बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का रूप ले लेगा। क्लियर है, हाँ जी। बोल रहा है इट आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट को शो करता है स्ट्रक्चर के अंदर, कि भाई टॉप लेवल पे कौन कौन है, फिर मिडिल लेवल पे कौन आ रहा है, फिर लोअर लेवल पे कौन कौन पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आगे बोल रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ सुपरविजन। ध्यान रखना बेटा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोला जा सकता है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल मैनेजर और अ सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर है सिंगल या मैनेजर है, उसको टोटल कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है जो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वही स्पैन ऑफ कंट्रोल है बेटा, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। यस, अब हम बात करेंगे मेनली कि फॉर्म्स या वी कैन से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको देख ही रहा बेटा, यहाँ पर देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वन इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फंक्शंस के बेस पर बनेगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सब का एक चार्ट बनेगा यहाँ पर। जैसे हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, परचेजिंग होगा। तो इन सब के अलग अलग क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं, तो उन सब फंक्शंस की ग्रुपिंग करना। तो क्या बोल रहा है देखो, ये ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर एंड ऑर्गेनाइज दीज एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स होती है उनको ग्रुपिंग करके एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देना ही क्या है, अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड जॉब्स रिलेटेड टू मार्केटिंग आर ग्रुप्ड अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये बेटा ये उसी को शो कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो सारे क्या फंक्शंस है बेटा, उनके बेस पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर को हम रूपरेखा दे रहे हैं। यस, तो बोल रहे हैं इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। यहाँ पर जो डिफरेंट एक्टिविटीज है वी कैन से जॉब्स आर ग्रुप्ड एंड एक डिपार्टमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन, जो भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसके बेस पर। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम पहले देख चुके हैं। सेल्स वाली सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगी। अब देखो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है उसकी सूटेबिलिटी क्या है, मेनली ये जो सूटेबल होगा, कहाँ पर सूटेबल होगा बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है बेटा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग क्या बेटा, 1 लाइन प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। हाँ जी। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, की एक पर्टिकुलर एरिया में जब स्पेशलाइजेशन चाहिए तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो आपके हमने एग्जांपल है कि जैसे जनरल मैनेजर है, उसके अंडर ह्यूमन रिसोर्स आ गया, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये सारे फंक्शंस है बेटा जिनको हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है। अब इसके एडवांटेज देखो बेटा, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो क्या क्या एडवांटेज है इसके बेटा, फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड,
थर्ड वन इज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी, फोर्थ वन इज मिनिमाइज कॉस्ट। तो फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा क्या होगा, जब बोल रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में बार बार अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपकी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस फंक्शन में आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि बेटर डिसीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन इन इज एस्टेब्लिश, मतलब हमें पता है जो डिफरेंट फंक्शंस है बेटा वो तभी पर्टिकुलर लेवल पर वर्क कर सकते हैं जब वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। कि फाइनेंस जो है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन जो है सेल्स पर डिपेंड करता है, सेल्स हमेशा मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। तो सारे फंक्शंस क्या है, इंटरडिपेंडेंट है बेटा, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है डिफरेंट फंक्शन के थ्रू। तो ये इसकी हेल्पफुल एक्टिविटी हो सकती है। अगला पॉइंट बोल रहा है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि एक ही मैनेजर क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो वो रिपीट करेगा तो उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन आएगी जो कि ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी लेवल को भी इंक्रीज कर देगी बेटा। क्लियर है। मिनिमाइज कॉस्ट बोल रहा है इट लीड्स टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अगर आप जो पर्टिकुलर डिफाइन कर देंगे हर एक फंक्शन को तो जो डुप्लीकेशन जो होगा वर्क का वो नहीं हो पाएगा, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट होगी बेटा वो मिनिमाइज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, कि जो इग्नोर किया जाता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। सबसे मेन पॉइंट, जब फंक्शंस बन जाते हैं ना तो हर एक जो पर्सन है या हर एक एम्प्लॉई है, एक अपने डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा वो अपने डिपार्टमेंट के लिए काम ज़्यादा करने की सोचता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो वो उसके जो सारे फंक्शंस होंगे वो सारे अपने फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है उनके लिए होंगे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है बेटा। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अभी देखो हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, लेकिन जरूरी थोड़ा कोऑर्डिनेशन क्रिएट ही हो। अब वहाँ पर अगर जो लोग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अगर आपस में एक दूसरे से उनकी नहीं बनेगी या प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो पुअर हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। तो ये भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बोल रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ सम नेगेटिव रिजल्ट। अगर मान लो एक नेगेटिव रिजल्ट आया तो यहाँ पर किसी एक डिपार्टमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। फिर बोल रहा है हर्डल्स इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ है उसकी डेवलपमेंट को है डेवलपमेंट करने में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही टास्क में बार बार लगा रहता है तो उसको एक चीज़ में तो स्पेशलाइजेशन आती है तो लेकिन वो बाकी फील्ड्स में पीछे रह जाता है, तो उसको बाकी फील्ड्स की जो नॉलेज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती बेटा। तो यहाँ पर ये उसके लिए एक दिक्कत वाली पॉइंट हो जाती है। हाँ जी, इसका बोल रहा है सूटेबिलिटी हम कर ही चुके हैं कि जहाँ पर क्या हो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वाइट लार्ज है। ठीक है, जहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं। यस। अगला पॉइंट आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो नाम से चल रहा है पता है डिवीजन। अब डिविजनल जो स्ट्रक्चर वो कहाँ पर आता है, जहाँ पर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट या फिर विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि डिवाइड द होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। ठीक है, मतलब जब एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज मेजर जो प्रोडक्ट्स है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेंगे, डिविजन्स बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके को ध्यान रखना है। डिविजन्स कब बनते हैं, जब एक ही एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बोल रहा है इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल एंड कॉस्मेटिक गुड्स, द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक ग्रुप अंडर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट विद इन ईच डिवीजन फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो कि कॉस्मेटिक है, अपना मेडिसिन का है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, सबका एक अलग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शंस हैं बेटा वो सारे आएंगे। जैसे कि हम बात करें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे आप, जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है बेटा, इसके अंदर सारे जो फंक्शंस हैं लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, वो सारे इसके अंदर, जैसे अपन मेडिसिन से इसके अंदर भी सारा पॉइंट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, वो सारे फंक्शंस बार बार इसके अंदर यहाँ पर आएंगे बेटा। क्लियर है, तो ये इसका जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है या स्ट्रक्चर है जो आप देख पा रहे हैं बेटा। अगला पॉइंट है कि डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, हम देख ही चुके हैं, लाइक मेटल, प्लास्टिक है, कॉस्मेटिक है, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं मेनली। ठीक है, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है,
दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर ये सूटेबल है। और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब ऐसे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। Also, growing companies which intend to add more line of product in future adopt this structure, जहाँ पर किसी कंपनी को लगता है कि हमें और यहाँ पर जो है लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है, फिर एनगल्स करना है, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा बेटा, उस केस में भी जो आपके प्रोडक्ट्स जो है या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। यस, इसका देखो आपके सामने अब एक जो है स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके अंदर देखो ऑटोमोबाइल्स आ गया, मेडिसिन्स आ गया, गारमेंट्स आ गया, टेक्सटाइल्स आ गया। तो ये सारे डिविजन्स हैं, ये क्या है, डिविजन्स हैं, कि एक जो एंटरप्राइजेस को बहुत सारे डिवीजन से हम डिवाइड कर दिया कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इन सभी डिवीजन के अंदर बेटा, इन सभी डिवीजन के अंदर जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शंस। वो क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब बेटा जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको भी तो परचेज डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, प्रोडक्शन भी तो होगा वहाँ पर, मार्केटिंग भी तो उनको करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए उनको, है ना। लाइकवाइज दैट मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है, जो डिविजनल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे ना बेटा। लाइकवाइज दैट गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, उन सभी के अंदर ये सारे फंक्शंस तो कॉमन फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाएंगे। इसलिए जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर हर एक डिवीजन के अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं वो पक्का आएंगे बेटा। क्लियर है, हाँ जी। तो अब इसके एडवांटेज देखो, सबसे पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। बोल रहा है डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जैसा पिछला पिक्चर देख रहे थे बेटा, हम ऑटोमोबाइल का मेडिसिन से कोई लिंक नहीं है, मेडिसिन का गारमेंट से कोई लिंक नहीं है, गारमेंट का टेक्सटाइल से कोई लिंक नहीं है, टेक्सटाइल का ऑटोमोबाइल से कोई लिंक नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है बेटा ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली, गारमेंट्स अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये जब अपने सारे डिसीजन खुद लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होगा और उससे इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज बन जाएगा बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। जो डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनका रिजल्ट हम अलग से असेस कर सकते हैं कि किस डिवीजन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस डिवीजन में कितना लॉस हो रहा है, किस डिवीजन में हमें रिक्वायरमेंट है और इम्प्रूवमेंट की, किस डिवीजन में हमें रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना की जाए, किस जगह पर हमें रिक्वायरमेंट है कि अब इस डिवीजन को हमें निकाल कर रख देना चाहिए कि इस डिवीजन से हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट नहीं हो सकते। मतलब वो सारे पॉइंट इसमें पता चल जाते हैं बेटा, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मतलब इसमें क्या कि अगर आपको लगता है कि आप किसी और नए प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप विदाउट डिस्टर्बिंग अदर डिपार्टमेंट्स, जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा एडवांटेज वही है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, असेसमेंट ऑफ डिविजनल रिजर्व्स हैं, क्विक डिसीजंस है, इजी एक्सपेंशन से, सारे पॉइंट वही है बेटा घूम फिर करके, है ना। इनको आप एक बार देख लेना, ये आपके नोट्स के लिए एक मैंने स्लाइड और डाल दी थी इसके अंदर। यस, हाँ जी। डिसएडवांटेज देखते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है इसके बेटा, सेल्फिश एटीट्यूड, सबसे मेन पॉइंट कि बेटा जब डिविजन्स होते हैं ना, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, तो हर एक डिवीजन का मेन फोकस अपने डिवीजन पर रहता है, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी टेक्सटाइल की, तो वो टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल पे फोकस करेंगे, मेडिसिन वाले मेडिसिन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि वो सिर्फ अपने डिवीजन को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं और वो ये भूल जाता है कि ये डिवीजन सारे जो भी हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो सारे के सारे उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने डिवीजन को लेकर क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड आता है कि हमारा डिवीजन है वही सबसे आगे रहना चाहिए, उसके बदले में वो क्या करते हैं, दूसरे डिवीजन को कई बार नीचे दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी हैं, जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उससे होगा क्या, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो अकम्प्लिश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो हमारे डिवीजन के ऊपर टिक गए बेटा। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। डिफिकल्टी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सॉरी डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शंस। तो बोल रहा है द एंटरप्राइज सेट ऑफ द एंटायर सेट ऑफ फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स। अच्छा, जितने भी हमारे डिवीजन है उन सब के लिए क्या कर होगा, इन सब की बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइक टेक्सटाइल है तो उसके लिए भी सारे फंक्शन चाहिए, कॉस्मेटिक है तो उसके लिए भी सब कुछ चाहिए, मेडिसिन है तो उसके लिए भी सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेसी आती है इन सारे फंक्शंस की, तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट आ सकता है ना। तो इससे कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग सकती है बेटा, हाँ जी। फिर बोल रहे हैं डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग कंट्रोल, ठीक है।
तो या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो डेफिशिएंसी आ सकती है जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है। क्यों बोल रहा है, द एरिया ऑफ सुपरविजन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या है, जो एरिया ऑफ सुपरविजन होता है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो वो वहाँ पर कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि हम किस किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो जो सुपरविजन एंड कंट्रोल होगा वो क्या होता है, एक मुश्किल टास्क बन जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आ सकता है। सूटेबिलिटी बेटा हम इसकी देख ही चुके हैं, आपके सामने एक स्लाइड के अंदर और सूटेबिलिटी दिखाई हुई है, तो आप वो देख लेना बेटा। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, दोनों में क्या डिफरेंस हैं, क्या इनमें कंपेरिजन हम कर सकते हैं। तो पहला बेसिस है फॉर्मेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, परचेज, ठीक है, सेल्स, ये सारे इसके अंदर आगे। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में मेन बेस क्या होता है उसका, बोल रहा है प्रोडक्ट, बोल रहा है इट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और टेरिटरी मार्केट। ठीक है, मेनली प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग होगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग होगा, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे बेटा इसमें। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। तो बोल रहा है कि देर इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और देर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेम रहेगा वो पॉइंट भी। अगला पॉइंट बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बोल रहा है डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। यहाँ पर डिफिकल्ट हो आता है क्योंकि सभी में तो मतलब जो फंक्शन तो वो सभी के अलग डिफरेंट है, और हम कैसे असेस करेंगे, हर एक पॉइंट का अलग फंक्शन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी हो जाता है। हमें एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है लेस चांस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। तो यहाँ मैनेजरियल स्किल में डेवलपमेंट जो है फंक्शनल में वो कम चांसेस होते हैं, लेकिन डिविजनल में जो चांसेस होंगे बेटा वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक मैनेजर मल्टी फंक्शंस को फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ओनली वो एक फंक्शन कोई फंक्शन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो सकता है बेटा। जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो बोल रहा है फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल। कौन सा, जो अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर फंक्शंस बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल है, वो सस्ता है। ठीक है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर डुप्लीकेसी होती है फंक्शंस की, वो बार बार रिपीट होते हैं, हर एक डिवीजन के अंदर बार बार सारे फंक्शंस आएंगे, तो यहाँ पर जो है वो कॉस्टली पड़ सकता है हमें फंक्शन। ठीक है, हाँ जी। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज इन केस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और बोल रहा है इजी एट एज एवरी डिवीजन इज सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट। क्योंकि देखो डिविजनल में हर एक यूनिट जो डिवीजन है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन जो फंक्शनल है वो क्या इंटरडिपेंडेंट है। वहाँ मल्टी प्रोडक्ट्स आगे अगर आ जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आगे, तो वहाँ पर ये डिफिकल्ट हो जाता है टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द वी कैन से डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये इसका डिफरेंस था, या फिर हम कह सकते हैं कंपेरिजन था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या आपस में कंपैरिजन है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया। और वो दो डिपार्टमेंट कौन कौन से थे बेटा, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जो डिपार्टमेंट्स है दोनों, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। और इसकी केस स्टडी बेटा बहुत ईजी होगी, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का नाम बार बार अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें असेस कर पाएंगे कि हाँ ये तो डिविजनल जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है। अगर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो उस चीज़ को आप इजीली यहाँ पर असेस भी कर पाएंगे। तो इसको आपने ढंग से पढ़ लेना बेटा एक बार, और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तब तक के लिए थैंक यू बेटा।